Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9, secondary stage, English, book 1, unit 2.1, शाब्द लतीफ़ बिटाई. इसका 3 एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं और आज हमें करनी है एक्सरसाइज नंबर 4. देख लेते हैं क्या है ये. अच्छा जनाब, तो इसमें हमें यहाँ पे शाब्द लतीफ़ बिटाई की लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए गए हैं और हमने यहाँ पे सिंपली सामने नंबर लिखना है कि ये बुक में टेक्स्ट में किस नंबर पे आए हैं. चले जनाब. ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग, थिंकिंग एंड डिवोशन. आई थिंक ये नंबर 5 पे था स्पिरिचुअल ग्रोथ में. इसके बाद है ही वॉज मैरिड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली. जी जनाब, ये था एस्पेक्ट नंबर 4 जिसमें इनकी शादी का जिक्र था. सी शाह लतीफ़ फोरफादर माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम अफगानिस्तान. ये नंबर 1 पे था फर्स्ट एस्पेक्ट. अच्छा डी है. अ श्राइन वॉज बिल्ट ओवर हिज ग्रेव सम टाइम्स आफ्टर हिज डेथ. इट वॉज इन 6 रिमेम्बरेंस, डेथ एंड रिमेम्बरेंस में. ई हिज पोइट्री इज मेनली अबाउट सिंध बट ऑफ प्लेस फार ऑफ प्लेसेस. फार यहाँ से मिसिंग है. आर ऑल्सो मैंशनड, ये है 7 एंड लास्ट में. He loved studying and had a command over other languages. ये था नंबर 3 में. और he is called भिटाई because he spent a good part, not past, ये भी बुक में मिसप्रिंट हुआ है, part of his life on a mount. जी जनाब, तो ये हो गई है हमारी एक्सरसाइज 4th कंप्लीट. और अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सिंपली ये शॉर्टली हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है शाब्द लतीफ़ के बारे में. तो ये कर लेते हैं हम. 2 things done at the time of उर्स as mentioned in the text. टेक्स्ट में वो कौन सी 2 चीज़ें मेंशन की गई हैं जो उनके उर्स पे होती हैं. Saints' songs are sung on tamburo and learned men read papers about Shah's life and his poetry. उनके उर्स के मौके पे उनकी जो है वो लिखे हुए गाने गाए जाते हैं. उस बुज़ुर्ग के लिखे हुए गाने गाए जाते हैं तंबूरों की धुन पे. और साथ में लर्नड या काबिल आदमी जो है उनकी लाइफ और पोइट्री के बारे में मकाले पढ़ते हैं. Number 2, the 2 possible reasons why his ancestors migrated to Sindh. कौन से 2 रीज़न यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. एक ये हो सकता है in order to gain spiritual contact with the local pious man बिलावल. और दूसरा क्या था, and Sindh was then a center of Muslim culture. या तो ये कि 2 ही वजूहत मेंशन की गई हैं कि कुछ का ख्याल है कि वो उस ज़माने में कोई बुज़ुर्ग हुआ करते थे बिलावल नाम के, जिनसे जो है वो रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए शाब्द लतीफ़ के भिटाई के वालिद शाह हबीब जो है वो माइग्रेट करके सिंध आ गए थे. और दूसरे में ये है कि उनके पेरेंट्स माइग्रेट करके अफ़गानिस्तान से अब यहाँ पहुँचे तो सिंध उन्हें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उस टाइम ये मुस्लिम सकाफ़त का मरकज़ था और गोल्डन एज था ये मुस्लिम सकाफ़त का. तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रिहाइश इख्तियार की. 2 other languages that he knew quite well, Arabic and Persian. 2 main religious sources that he had knowledge about, Quran and Hadith. 2 poets whose works were a part of his collection, Shah Karim, बीच में एंड लिखना भूल गई हूँ, एंड मौलाना जलालुद्दीन रूमी. Number 6, 2 skills for which he is known, पोइट्री एंड सूफीज़म. ये वो स्किल्स हैं जिनके बारे में ये मशहूर हैं. 2 places in Afghanistan mentioned in his poetry, Kabul and Kandahar. 2 places in India mentioned in his poetry, Delhi and Deccan. 2 languages mentioned in which the Risalo has been translated, Urdu and English. अब जनाब उसके बाद एक्सरसाइज 6 है. How was information about Shah Latif's early life collected? Why was it collected in this manner? Information about Shah Latif's early life was collected by oral traditions. It was collected in such manner because book printing wasn't common those days. उन दिनों ज़ाहिर है बुक प्रिंटिंग और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी. तो शुरू हो गई थी लेकिन दुनिया में कहीं होती थी, इस खित्ते में नहीं थी, और अगर थी भी तो वो ऐसा कोई कॉमन नहीं थी.
तो जो है ओरल ट्रेडिशंस के ज़रिए लोगों के अपनी आने वाली नस्लों को जो बातें वो बताते थे वो फिर आगे पहुंचती थीं। सिर्फ शाह लतीफ़ के बारे में नहीं बल्कि उस टाइम की ज़्यादातर चीज़ें इसी वे में आगे पहुंचा करती थीं। Why is Shah Latif called the Saint of Bhit? In 1742, Shah Latif left his home and went to live on the Mount and spent rest of his life there. A mound of sand is called Bhit in Sindhi. That's why he is known as the Saint of Bhit. अच्छा जनाब 1742 में अपनी वाइफ की डेथ के बाद थोड़े अरसे बाद जो है उन्होंने अपना घर मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया था और एक टीले पे रिहाइश अख्तियार कर ली थी और बाकी की ज़िंदगी उसी टीले पे गुजारी थी। और सिंधी ज़बान में टीले को मट्टी के टीले को भिट कहा जाता है, इसी वजह से उनका नाम भिट सेंट ऑफ भिट या फिर टीले वाले सूफ़ी का नाम दिया गया, जो कि बाद में कन्वर्ट हो गया, वर्ड भिटाई में ही रह गया है, कन्वर्ट हो गया है। C. Why did Shah Latif not marry again after his wife died? शाह लतीफ़ ने अपनी वाइफ के इंतकाल के बाद दोबारा शादी क्यों नहीं की? His heart turned more and more towards religion and devotion. He felt restless and found it difficult to live a normal domestic life, and he never married again. उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा मज़हब और वारफ्तगी की तरफ जो है वो पलट गया था, यानी अल्लाह की इबादत की तरफ, और उन्हें एक नॉर्मल जो है वो ज़िंदगी गुजारना, घरेलू ज़िंदगी गुजारना मुश्किल लगता था, लिहाजा उन्होंने दोबारा शादी की ही नहीं। Why did people become शाह लतीफ़ followers? लोग उनके फॉलोअर्स क्यों बनते गए? His spiritual power grew stronger with prayers and devotions so much that people began to be attracted towards him. जब उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त इबादत में और रूहानियत में सर्व करना शुरू कर दिया तो उनकी जो रूहानी ताकतें थीं वो बहुत बढ़ गईं, और जो लोग जो है उनसे मिल लेते तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते, और इस तरह से उनकी फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती गई। E. What does Shah Latif's poetry and work tell us about his knowledge and skills? उनकी शायरी से हमें उनकी नॉलेज और स्किल्स के बारे में क्या पता चलता है? Answer. His poetry tells us that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadith. उनकी शायरी पढ़ने से पता चलता है कि उन्हें कुरान पाक और हदीस का वसी इल्म था, एंड ही वॉज अ पोएट, अ मिस्टिक एंड अ म्यूजिशियन एज वेल। और उनकी जो स्किल्स थी उसमें शायरी, मिस्टिसिज्म और म्यूज़िक शामिल थे। F. Name the places in the text mentioned in Shah Latif's poetry. Why do you think these places have been mentioned by him? आपको क्या लगता है कि ये मेंशन की गई हैं, क्यों मेंशन की गई हैं? अच्छा जनाब, places mentioned in Shah Latif's poetry are Istanbul, China, Samarkand, Rome, Kabul, Kandahar, Delhi, Deccan, Sindh. These places are mentioned in the poetry because maybe they were famous those days, or maybe Shah Latif had visited them, or some people from these places visited Sindh for trade or other purposes. हो सकता है वहाँ के लोग यहाँ आते रहे हों, या हो सकता है शाह लतीफ़ कभी इन जगहों पे जा चुके हों, या यूं ही ये जगह उन दिनों बहुत मशहूर हों, लिहाजा शाह लतीफ़ की शायरी में इनका ज़िक्र सुनने को मिलता है। Why is Shah Latif's key message in his verses acceptable to everyone? शाह लतीफ़ का की मैसेज जो उनकी शायरी में दिया गया है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल क्यों है? Shah Latif's key message is a message of love, tolerance and compassion, so it is acceptable to everyone. शाह लतीफ़ का जो मैसेज है, की मैसेज, वो मोहब्बत है, बर्दाश्त है और कंपैशन यानी दूसरों का दर्द महसूस करना, इसीलिए ये सब के लिए एक्सेप्टेबल है। H. Can we put this message into practice in today's world? If yes, how? If no, why not? Answer. Yes, we can put his message into practice in today's world. His message is a message of love for entire humanity without any discrimination. जी, हम आज की दुनिया में भी उनके मैसेज को प्रैक्टिस में रख सकते हैं, और क्यों रख सकते हैं? क्योंकि उनका जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है तमाम इंसानियत के लिए, बग़ैर किसी तफरीक़ के, बिला तख़सीस
हर एक से मोहब्बत के लिए जो है वो उनका पैगाम है। अ सूफ़ी ऑलवेज प्रीचेस लव एंड कंपैशन, सो डेट शाह लतीफ़। बल्कि एक सूफ़ी, मैंने आपको रीडिंग एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, उसका पैगाम हमेशा वो यही प्रीच करता है कि सबसे मोहब्बत की जाए और सबका दर्द महसूस किया जाए। यही पैगाम शाह लतीफ़ का था, ऐसा ही शाह लतीफ़ करते थे। सो his message can be put into practice in today's world as well as always। लिहाजा उनका जो पैगाम है वो न सिर्फ आज की दुनिया बल्कि आइंदा भी, यानी हमेशा भी ही प्रैक्टिस में रखा जा सकता है। जी जनाब, तो ये एक्सरसाइजेज हमारी 3 एक्सरसाइजेज हमने आज और कर ली, 3, 4, 5 एंड 6। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।